हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी 11th की यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन का चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ, सारे ही ऑर्गेनिज्म की लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है। दैट मीन्स हमें इस चैप्टर में सेल और सेल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। ये चैप्टर हमें बताता है कि एक्चुअल में सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल कितने टाइप की होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ सेल क्या काम कर रही है, क्या फंक्शन कर रही है, सेल में कितनी अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टिव सेक्शन से। सो फर्स्ट लिखा है बेटा सेल की डेफिनेशन। सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल और द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर कोई ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्टार्ट हुई है तो उसका बेस क्या है बेटा? सेल। ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वो भी किसकी वजह से हुआ है? सेल की वजह से, सेल के डिवीजन की वजह से हुआ है। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है या उसकी बॉडी काम कर रही है तो वो भी किसकी वजह से? सेल की वजह से। अगर एक सेल काम करेगी तो पूरा टिश्यू काम करता है, पूरा टिश्यू काम करेगा तो ऑर्गन काम करेगा, और ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम और पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म काम करेगा। इसीलिए सेल को कहा गया है कि सेल फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। साथ ही साथ बहुत ही अगर हम सिंपल शब्दों में इसे कहना चाहें तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी सेल है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। साथ ही साथ हम कह सकते हैं बेटा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की बेसिक यूनिट भी सेल को ही कहा गया है। देन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं बेटा अर्थ पर जो एक सेल से बने हुए हैं और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बहुत सारी सेल से बने हैं। सम ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एंड कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बने हुए हैं मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, दैट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल से बने हुए हैं। दैट मीन्स अगर उनकी बॉडी या उनके ऑर्गन काम कर रहे हैं तो बहुत सारी सेल्स मिलकर काम कर रही हैं। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर है कि उनके पास एक सेल है और वो जो एक सेल है वो लाइफ के सारे एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म भी कर रहे हैं। साथ ही साथ उस ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में या किसी भी टाइप की कंडीशन से फेस करने से भी वो सेल हेल्प कर रही है। इसलिए लिखा गया बेटा, एनसीईआरटी ने हमारी मेंशन किया गया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये स्पेशली लाइन किसके लिए लिखी गई है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ, पहला कैरेक्टर दिया गया है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकता है, साथ ही साथ परफॉर्म करेगा अपने लाइफ के एसेंशियल फंक्शन। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करें तो जो काम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से कर सकता है वही काम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को करने के लिए बहुत सारी सेल की जरूरत होती है। इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ये कैरेक्टर है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से ही अपने लाइफ के सारे एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। इसी इंट्रोडक्टिव सीक्वेंस में जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आखिर इस सेल को सबसे पहले ढूंढा किसने था, सेल की डिस्कवरी किसने की थी। यहाँ पर बेटा सेल की हम डिस्कवरी की बात कर रहे हैं। सेल से रिलेटेड कुछ डिस्कवरीज यहाँ पे मेंशन की गई हैं, उन्हें देखिए ध्यान से। रॉबर्ट ढूंढी थी वो डेड सेल थी, डेड कॉर्क सेल, दैट मीन्स लिविंग सेल नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट लिखे गए एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक को बेटा लिविंग सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया गया है। लिविंग सेल सबसे पहले एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने डिस्कवर की थी, जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। फर्स्ट ऑब्जर्व लिव सेल्स, दैट मीन्स एनिमल सेल। ईयर भी है 1674। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट डिस्कवरी के सीक्वेंस में आए थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1831 में। इसी सीक्वेंस में जब हम आगे बढ़ेंगे तो साइंटिस्ट धीरे धीरे सेल की डिस्कवरी करते चले गए और सेल से रिलेटेड कई स्टेटमेंट देना उन्हें शुरू कर दिया, और इन्हीं स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं बेटा सेल थ्योरी के अंदर।
सेल थ्योरी को दिया है बेटा स्लीडन एंड स्वान ने, स्लीडन साइंटिस्ट एंड स्वान साइंटिस्ट, स्लीडन और स्वान। स्लीडन साइंटिस्ट ईयर दिया गया है 1838। 1838 में स्लीडन साइंटिस्ट जो कि बेटा डिस्कवर किया और बताया, इनने ऑब्जर्व किया कि ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल और द टिश्यू। अगर हम स्लीडन की बात करें बेटा तो स्लीडन बॉटनिस्ट थे, इसलिए इनने प्लांट के बारे में स्टडी की और स्टडी करके बताया कि जितने भी प्लांट हैं ये सारे प्लांट डिफरेंट काइंड की सेल से मिलकर बने हैं और यही सेल मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाते हैं। आज के टाइम पे हमारे लिए ये लाइन बहुत कॉमन हो गई है कि ऑर्गेनिज्म सेल से बने या टिश्यू से बने, लेकिन बेटा हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी किस समय की, 1831 की बात कर रहे हैं। उसी समय से 31, फिर यहाँ पर आप देखिए 1838 में आए थे, फिर ईयर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो स्लीडन का ईयर दिया गया है 1838। 1831 रॉबर्ट ब्राउन का ईयर है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा साइंटिस्ट इसी सीक्वेंस में 38 के बाद 39 में आए थे थियोडोर सान। थियोडोर सान एक जूलॉजिस्ट थे बेटा, उनने एनिमल पर स्टडी की, बट उन्हें एनिमल के साथ साथ प्लांट पर भी स्टडी करना काफी अच्छा लगता था, इसलिए उनने सबसे पहले क्या नोटिस किया, नोटिस दैट सेल हैव थिन आउटर लेयर। उन्हें कहा कि जो सेल होती है, सेल के सराउंडिंग एक आउटर लेयर हमें दिखाई देती है और उस आउटर लेयर को आज के समय में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। दैट उन्हें कंक्लूड किया बेटा कि प्लांट के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। उन्हें कहा प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट। अगर सेल के सराउंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये भी स्टेटमेंट किसका था, स्वान का था। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट की प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल ये प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर है, ये भी स्टेटमेंट स्वान ने ही कहा था। स्लीडन एंड स्वान ने प्लांट और एनिमल की स्टडी की और दी सेल थ्योरी और कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल और द प्रोडक्ट ऑफ सेल। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट साइंटिस्ट आ गए थे रुडोल्फ वर्च्यू। रुडोल्फ वर्च्यू ने कहा बेटा कि ऑल ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, ये तो ठीक है, बट न्यू सेल्स कहां से आ रही हैं, ये क्वेश्चन रुडोल्फ वर्च्यू का था। देन इसी को बेटा हम सेल थ्योरी का एक निगेटिव पॉइंट समझ सकते हैं कि सेल थ्योरी का निगेटिव पॉइंट क्या था। सो सेल थ्योरी गिवन बाय मेथेस स्लीडन एंड थियोडोर स्वान, और सेल थ्योरी में बेटा लिखा गया मेथेस स्लीडन एंड थियोडोर स्वान, एंड इन्होंने मिलकर दी थी सेल थ्योरी और इनका स्टेटमेंट लिखा है ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट साइंटिस्ट आ गए थे बेटा रुडोल्फ वर्च्यू। रुडोल्फ वर्च्यू ने कहा कि न्यू सेल्स कहां से आ रही हैं। देन इन्हीं न्यू सेल्स का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हुए रुडोल्फ वर्च्यू ने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब है बेटा न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नई सेल्स, पहले से जो सेल्स प्रेजेंट है उन्हीं से आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेल है बेटा, ये सेल जो प्रेजेंट है इसमें सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन होगा और सेल डिवीजन के बाद आ जाएगी न्यू सेल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए ये न्यू सेल्स कहां से आई तो आप क्या कहोगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ये प्री एग्जिस्टिंग सेल कहां से आई तो आप कहोगे इसके भी पहले जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थी उससे आई। तो न्यू सेल्स कहां से आ रही बेटा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रही है। ये कॉन्सेप्ट था रुडोल्फ वर्च्यू का और इसी को इन्हें कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला में। देन फिर बेटा सेल थ्योरी को किया गया मॉडिफाई और मॉडिफाई करने के बाद बन गई है मॉडर्न सेल थ्योरी। दैट मीन्स सेल थ्योरी का फाइनल स्टेटमेंट कहा गया है इसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फाइनल स्टेटमेंट में 2 पॉइंट इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल, पहली लाइन है। एंड दूसरी लाइन है बेटा कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी ऑर्गेनिज्म सेल या सेल के प्रोडक्ट से बने हैं और जो भी नई सेल्स आ रही हैं वो पहले से जो सेल्स प्रेजेंट थी उन्हीं के डिवीजन से आ रही हैं। सो बेटा सेल से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट जो छोटे छोटे पॉइंट थे, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट हमने इंक्लूड किया इंट्रोडक्शन का।
इंट्रोडक्शन के बाद हमने सेल की डिस्कवरी के बारे में बात की, सेल के डिस्कवरी के बाद सेल थ्योरी के बारे में बात की, एंड नेक्स्ट पॉइंट आ गया है कि ये जो सेल है बेटा, इसमें से सबसे छोटी सेल कौन सी है, सबसे बड़ी सेल कौन सी है, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट सेल इज द माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा की लेंथ दी गई है बेटा 0.3 इन लेंथ। लार्जेस्ट सेल, अगर माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल है तो लार्जेस्ट सेल कौन सी सेल होगी, लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। एंड लॉन्गेस्ट सेल दैट इज नर्व सेल, सबसे लॉन्गेस्ट सेल किसे कहा जाता है, नर्व सेल को। तो 3 पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किए, सबसे स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल और द लॉन्गेस्ट सेल। इसी सीक्वेंस में जब हम सेल से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो बेटा दिया जाता है सेल का साइज और शेप। सेल का साइज और शेप अलग अलग होता है, सारी सेल एक जैसी नहीं होती, ना ही उनका साइज एक जैसा होता है। साइज और शेप में काफी डिफरेंस देखने को मिला है, जो कि यहाँ आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा। आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आएगा, आखिर इन सेल का साइज और शेप एक जैसा क्यों नहीं हो सकता, अलग अलग क्यों है। सो बेटा इसका सीधा सा आंसर है, हर एक सेल का फंक्शन अलग है। अगर सेल का फंक्शन अलग अलग है दैट मीन्स कि सेल का साइज भी अलग होगा और शेप भी अलग होगा, डिपेंड ऑन फंक्शन, सेल क्या काम कर रही है। जैसे यहाँ पर बेस्ड ऑन शेप, सेल के शेप के बारे में यहाँ पर बताया गया बेटा, जैसे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का दिया गया दैट इज डिस्क शेप। स्किन सेल है, स्किन सेल पॉलीगोनल शेप की दिखाई देंगी। नर्व सेल बेटा इलॉन्गेटेड है, ब्रांच है, यहाँ लिखा गया है थ्रेड लाइक, इलॉन्गेटेड एंड ब्रांच। लॉन्गर सेल है, इलॉन्गेटेड भी है, ब्रांच भी है। देन फिर लिखा गया बेटा एपिथेलियल सेल, और यहाँ पे लिखा है इंटेस्टाइन सेल। लार्ज इंटेस्टाइन सेल कैसी होती है, कॉल्यूमिनर होती है। सलाइवरी डक्ट क्यूबॉडियल शेप की होती है। इस टाइप से अलग अलग, जैसे अमीबा भी एक सेल है बेटा, कैसा शेप है, इररेगुलर, अमीबा का कोई शेप ही नहीं है बेटा। डब्ल्यूबीसी का शेप कोई डिसाइडेड नहीं, इसलिए अमीबा की जैसा लिखा गया, लाइक अमीबा। मेसोफिल सेल जो कि प्लांट में लीफ में आपको मिलेंगी, लीफ की सेल है, इनका शेप राउंड एंड ओवल बताया गया है। एंड ट्रैकेट्स बेटा जाइलम के कंपोनेंट में आता है, जाइलम में इंक्लूड होगा ट्रैकेट्स का शेप बताया गया है इलॉन्गेटेड। तो बेटा आपने यहाँ पर देखा कि सेल का शेप कितना अलग अलग दिखाई दे रहा है। वैसे ही बेटा अगर हम साइज देखें, बेस्ड ऑन साइज, तो सेल का साइज भी अलग अलग देखने को आपको मिलेगा। जैसे फर्स्ट यहाँ वायरस लिखा है, वायरस को मैं अभी स्किप कर रही हूँ या आगे बढ़ते हैं। या माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है बेटा, तो आप देखिए इसकी वैल्यू भी दी गई है 0.3 to 0.1। आगे बढ़ेंगे, बैक्टीरिया की वैल्यू 1 to 2 है। अगर एक टिपिकल टाइप ऑफ बैक्टीरिया की हम बात करें तो 3 to 5 माइक्रोन तक की वैल्यू आती है। एनिमल सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल का अदर के कंपैरिजन थोड़ा साइज बड़ा होता है, इसलिए वहां मेंशन की गई वैल्यू 10 to 20 जा रही, दैट इज यूकैरियोटिक सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या है बेटा, यूकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया सेल दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम आते हैं रिटर्न बेटा वायरस पर। वायरस को अगर आप देखिए बेटा तो साइज की वैल्यू काफी कम आपको दिखाई दे रही होगी, माइकोप्लाज्मा के कंपैरिजन भी काफी कम है। लेकिन वायरस को हम स्मॉलेस्ट सेल कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वायरस एक्चुअली में सेल ही नहीं है। वायरस इज ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म और द नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो वायरस को हम यहाँ पर सेल की कैटेगरी में नहीं रखने वाले, ये अलग चला जाएगा, एक्सेप्शन में चला जाएगा, बिकॉज वायरस ना ही लिविंग का कैरेक्टर टोटली मेंशन करता है और ना ही नॉन लिविंग का। ठीक है, वायरस के पास बोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट है, इसलिए हम वायरस को यहाँ पर इस सेल की कैटेगरी से हटा रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। सो साइज के बेस पर भी बेटा आप देखें तो स्मॉलेस्ट तो माइकोप्लाज्मा रहेगा, देन सेल का साइज आगे क्या होगा, धीरे धीरे चेंज होता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। वैसे ही इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे बेटा तो नंबर के बेस पर अगर हम सेल को डिवाइड करना चाहें तो सेल, अगर एक सेल से ऑर्गेनिज्म बना है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वैसे ही अगर बहुत सारी सेल से बना है तो
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर। नंबर के बेस पर ऑर्गेनिज्म कितने टाइप, वही 2 टाइप के हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हैं सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा टाइप की मतलब मोर देन 1 सेल है बेटा तो हम उसे कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखें तो फंक्शनल यूनिट विच इज कैपेबल फॉर ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा एंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इस लाइन के बारे में हमने पहले भी बात की थी, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एक सेल लाइफ के सारे एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करी और लाइफ के एसेंशियल फंक्शन क्या है बेटा, रेस्पिरेशन दिया गया है, एक्सक्रीशन और भी अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी सारी इंक्लूड हो जाएंगी। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, अमीबा और ईस्ट। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल। स्पेशलाइज्ड सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल हैं जो अलग अलग या स्पेशल टाइप की सेल है जो अलग अलग टाइप के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड बनाई गई हैं। सेल देन इंटरैक्ट विथ वन अनदर टू मेंटेन लाइफ। एक सेल दूसरी सेल से इंटरैक्ट कर रही है ताकि पूरे ऑर्गेनिज्म के लाइफ की सारी प्रोसेस को क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लांट, सारे ही प्लांट और एनिमल्स। देन बेटा अगर हम सेल को देखें जेनेटिक मटेरियल के बेस पर तो सेल के 2 टाइप आने वाले हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। और इसी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की इस चैप्टर में हम बहुत ही अच्छे से डिटेल पढ़ने वाले हैं। पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल दैट मीन्स बैक्टीरिया सेल की सारी डिटेल पढ़ेंगे। बैक्टीरिया को हम एज अ एग्जांपल लेकर चलते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स में हम प्लांट सेल्स के बारे में और एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके सारे के स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कशन इस चैप्टर में आगे बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है बेटा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सेल विदाउट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। दैट मीन्स कि न्यूक्लियस तो दैट मीन्स बेटा जेनेटिक मटेरियल तो है बट उसके सराउंडिंग कोई मेम्ब्रेन नहीं है, जिसे हम नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहते हैं। एंड जेनेटिक मटेरियल इज नॉट इनक्लोज वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जेनेटिक मटेरियल तो सेल के पास है बट उसके सराउंडिंग कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं है। अगर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी बेटा तो वो यूकैरियोटिक, दैट मीन्स हम उसे न्यूक्लियस कहेंगे। सेल विद द ट्रू न्यूक्लियस, ऐसी सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है, दैट मीन्स ये डीएनए के सराउंडिंग पूरा मेम्ब्रेन, दैट मीन्स जेनेटिक मटेरियल पूरी मेम्ब्रेन से सराउंडिंग है, दैट इज ट्रू न्यूक्लियस। और बेटा यहाँ पर ओनली जेनेटिक मटेरियल, कोई भी सराउंडिंग आपको मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देगी। तो ट्रू न्यूक्लियस इज द कैरेक्टर ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक सेल। एंड अगर हम कहें कि ऐसा न्यूक्लियस जिसके सराउंडिंग, न्यूक्लियस नहीं कह सकते बेटा, जेनेटिक मटेरियल जिसके सराउंडिंग आपको मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देगी उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए पहली सेल आ गई है बेटा दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की डिटेल सबसे पहली दी गई है। प्रोकैरियोटिक सेल के क्या क्या फीचर हो सकते हैं, डायग्राम देखिए। डायग्राम यहाँ पर हमने बैक्टीरिया को एग्जांपल लिया है, बैक्टीरिया सेल को एग्जांपल लेकर हमने ये पॉइंट आउट किया है। प्रोकैरियोटिक सेल काफी प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल होती है और उसी के कुछ फीचर्स के बारे में यहाँ बताया गया है। लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, प्रोकैरियोटिक सेल वो कैरियोटिक सेल है बेटा जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, दैट मीन्स सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होते। जैसे क्या क्या सेल ऑर्गेनल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल, एक्सेप्शन। राइबोसोम को छोड़ दिया गया बेटा क्योंकि राइबोसोम के सराउंडिंग कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये विदाउट मेम्ब्रेन है इसलिए एक्सेप्शन में दिया गया है। तो प्रोकैरियोटिक सेल